बच्चों आज वाली क्लास में हम लोग अपने नए टॉपिक का रिवीजन करेंगे जिसको कहते हो कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, संधारित्र और परावैद्युत। ठीक है, लास्ट क्लास आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कंप्लीट कर ली होगी जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बेटा स्टडी किया था। ठीक है, आप सभी लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करते रहें और सारे टॉपिक्स जो भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं आप लोग उनका रिवीजन बेटा बहुत अच्छे ढंग से करें। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बच्चों सबसे पहले बात आती है कैपेसिटर में क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, पदार्थों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। और उसमें बच्चों जो पहला मटेरियल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स यानी चालक। ध्यान से सभी लोग समझेंगे। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। जब आप पूरे कॉन्सेप्ट को बेटा अच्छे ढंग से समझ लोगे तो आपको हर एक चीज बहुत आसानी से आ जाएगी। ठीक है, तो कंडक्टर्स की डिफिनीशन क्या लिखी हुई है, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह सरलता से होता है वे चालक कहलाते हैं। दोज मटेरियल्स इन विच करंट फ्लोज इजिली दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ये जो ठीक है, साथ में एक बात और याद रखना है कि कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं, कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस विच हैव लार्ज नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, इनमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं चालन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनको कौन से इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, इनको बच्चों बोला जाता है चालन इलेक्ट्रॉन। या फिर आप ये कह सकते हो जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे मटेरियल जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिकांश मात्रा में होते हैं, ऐसे पदार्थों की वैद्युत चालकता बहुत अच्छी होती है और ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे आप लोग जानते हो सिल्वर यानी चांदी। ठीक है, सिल्वर अर्थात चांदी, ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, कंडक्टर का। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सिल्वर के बाद कॉपर, इसको आप लोग कहते हो तांबा, फिर एल्युमिनियम। ठीक है, एटसेट्रा। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा, कंडक्टर्स के। क्लियर। तो चालक पदार्थ वे होते हैं जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से यानी सरलता से हो जाता है। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। ठीक है बेटा, तो कंडक्टर्स की पहचान सबको समझ में आ गई। कंडक्टर क्या होते हैं, विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। यहां तक पूरी बात क्लियर है। तो वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है वे क्या कहलाते हैं, चालक। एग्जाम्पल बेटा मैंने आपको बता दिया है, सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, तो लाइक करते चलो सेशन को, जितने भी लोग क्लास पढ़ रहे हैं लाइक और शेयर जरूर किया करें, और जो नए बच्चे हैं बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अब दूसरी बात पे क्या आती है, वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। ठीक है, वैद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश को ग्रहण करने की क्षमता होती है। कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी बेटा कंडक्टर हो, एनी शेप एंड साइज। ठीक है, अगर इस कंडक्टर को कोई चार्ज दिया जाए, व्हेन एनी चार्ज इज गिवन टू एनी कंडक्टर, अगर आप किसी भी कंडक्टर को बेटा कोई भी चार्ज दो, कोई आवेश दो, तो कंडक्टर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, स्टोरेज चार्ज। किसी भी चालक का विशेष गुण है कि चालक को आवेश देने पर, चालक को आवेश देने पर, चालक को बेटा आवेश देने पर चालक
चालक आवेश संग्रहित करता है। संग्रहित मतलब स्टोर करता है। ठीक है। किसी भी कंडक्टर को अगर चार्ज दिया जाए तो बच्चों वो कंडक्टर क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा। ईच कंडक्टर स्टोर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये चालक का विशेष गुण है, इसलिए हमने इसको मेंशन कर दिया है। ठीक है। तो कोई भी कंडक्टर हो, जैसे हमारे पास ये स्फीयर है, गोला, ये एक प्रकार का चालक है। आप जब इसको आवेश दोगे तो ये चार्ज को अपने में क्या करेगा, स्टोर करेगा, इकट्ठा करेगा। और चार्ज को स्टोर करने की प्रॉपर्टी ही क्या कहलाती है, वैद्युत धारिता। ये बात सभी को समझ में आ गई। किसी भी चालक को दिया गया आवेश उस चालक में एकत्र हो जाता है और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है। और दोज मटेरियल्स इन विच करंट फ्लोज इजिली दे आर कॉल्ड कंडक्टर। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा। ये बात सभी को समझ में आ गई। चलो थोड़ी देर के लिए इसको भी बाद में पढ़ते हैं, पहले आप इस बात को समझें कि किसी भी चालक की जो वैद्युत धारिता होती है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, किसी भी चालक की जो वैद्युत धारिता होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, अगर एग्जाम में आ जाएगी वैद्युत धारिता किसे कहते हो, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, तो आप क्या लिखोगे, किसी भी चालक को दिए गए आवेश और चालक के वैद्युत विभव में होने वाली वृद्धि का अनुपात चालक की धारिता कहलाता है। ये बात सभी को समझ में आ गई। कभी भी आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू इंक्रीज इन पोटेंशियल is known as इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। बोलिए भाई, सभी को ये बात समझ में आ गई। किसी भी चालक को दिए गए आवेश और चालक के विभव में होने वाली वृद्धि का अनुपात, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू इंक्रीज इन पोटेंशियल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता। अभी मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर आप किसी कंडक्टर को बेटा कोई भी चार्ज दोगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है। इसीलिए वैद्युत धारिता जो होती है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इसको C से रिप्रेजेंट करते हो और फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। C बराबर क्या होता है बच्चों, Q अपॉन वी। और इसकी जो यूनिट होती है यानी मात्रक, ये होता है कूलाम पर वोल्ट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैरड, है ना। तो याद कर लेना, फैरड इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। जो फैरड है बच्चों, ये कैपेसिटेंस की यूनिट। ये बात सभी को समझ में आ गई। वैद्युत धारिता के जो छोटे मात्रक होते हैं, स्मॉलर यूनिट्स,
ऑफ कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता के जो छोटे मात्रक होते हैं वो होते हैं बच्चों माइक्रोफैरड, पिकोफैरड, नैनोफैरड, मिलीफैरड आदि। ठीक है, जो माइक्रोफैरड होता है वो 10⁻⁻6 फैरड होता है, जो मिलीफैरड होता है वो 10⁻⁻³ फैरड होता है, जो नैनोफैरड होता है वो 10⁻⁻9 फैरड होता है, और जो पिकोफैरड होता है वो 10⁻12 फैरड होता है। तो न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू आपको जरूरत में आएंगी, आप लोग इनको लर्न कर लें कि वैद्युत धारिता के जो छोटे मात्रक हैं, एफ का मतलब समझ गए ना बेटा, एफ किसको रिप्रेजेंट करता है, फैरड को। तो फैरड धारिता का बड़ा मात्रक है। ठीक है, फैरड धारिता का बड़ा मात्रक है। ठीक है, फैरड इज द मेजर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अब अगर आप बेटा विमी सूत्र की बात करो, डायमेंशन फार्मूला, विमा, तो बोलो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई वी, और V इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, W अपॉन Q। तो बन गया Q स्क्वायर बाई W। चार्ज की डायमेंशन होती है बच्चों 80, तो 80 का होल स्क्वायर, और W की क्या होती है, mL2T-2। तो बोलो नेट फार्मूला क्या बना, m की पावर -1, L की पावर -2, T की पावर 4 और A की पावर 2। तो कभी भी आपसे एग्जाम में बोला जाए वैद्युत धारिता की विमा क्या है, तो मैंने आपको ये निकाल के दिखा दिया है कि आप डायमेंशन को कैसे निकालोगे। बोले भाई सबको समझ में आ गया, कर ले जाओगे। धारिता सभी को समझ में आ गया बेटा, धारिता क्या है, बोले सभी को धारिता समझ में आ गया। वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, किसी भी चालक को दिए गए आवेश और चालक के विभव में होने वाली वृद्धि का अनुपात, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द इंक्रीज इन पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसकी जो यूनिट है वो हमने आपको बता दी है, और ये लिखा है इसका डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, यहां पर भी लिख देते हैं यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस की बच्चों यूनिट क्या होती है, फैरड। ठीक है, फार्मूला हमने आपको बता ही दिया है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। बोले भाई सभी को क्लियर हो गया, समझ में आ गया हो तो जरा लाइक करते चलो सेशन को। और तुम लोग शेयर नहीं करते हो, सेशन को जरा शेयर करो जल्दी से अभी। यहां तक पूरी बात सबको समझ में आ गई। अब देखो फैरड होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई 1 फैरड। एक फैरड उस चालक की धारिता होगी जिसको 1 कूलाम चार्ज देने पर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाए, 1 वोल्ट। ठीक है, एक फैरड उस धारिता चालक की धारिता है जिसको 1 कूलाम आवेश देने पर उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाए। C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। अगर V इज इक्वल टू हो 1 वोल्ट और चार्ज हो Q बराबर 1 कूलाम, तो C बराबर बच्चों क्या होगा, 1 फैरड। क्लियर। अगर किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसका वैद्युत विभव 1 वोल्ट बढ़ जाता है। ये बात सभी को समझ में आ रही है। ये दोनों वैल्यूज अगर इसमें रख दिए जाएं इस फार्मूले में, तो C की वैल्यू क्या आती, 1 फैरड। तो कभी आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाई 1 फैरड, तो अब याद रखना व्हेन 1 कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is given to the conductor and electric potential of conductor increases by 1 volt
then capacity will be 1 farad। बोलिए ये बात क्लियर हो गई सभी को। 1 फैरड उस चालक की धारिता होगी जिसको 1 कूलाम चार्ज देने पर उसका वैद्युत विभव 1 वोल्ट बढ़ जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय 1 फैरड, तो आप इस प्रकार अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है भाई, तो फैरड किसकी यूनिट होती है? फैरड इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, है ना। वैद्युत धारिता का जो मात्रक है वो फैरड है। और कभी बच्चों आपसे पूछा जाए 1 फैरड क्या है, तो आप 1 फैरड को इस प्रकार बताओगे। ठीक है, आगे बढ़ें। अब बात ये आती है विलगित गोले की धारिता क्या है। विलगित गोला का मतलब होता है बच्चों आइसोलेटेड स्फीयर। कौन सा स्फीयर? आइसोलेटेड स्फीयर। आइसोलेटेड स्फीयर का मतलब क्या है? कोई भी एक ऐसा गोला या कंडक्टर जिसका अन्य किसी चालक से कोई संपर्क ना हो। आइसोलेटेड का मतलब समझ में आ गया। विलगित किसे कहते हैं? विलगित का मतलब हुआ ऐसा कंडक्टर जिसका किसी दूसरे कंडक्टर के साथ कोई कांटेक्ट ना हो। आप इसे डायग्राम में देखें, ए रेडियस का एक गोला है, इसको प्लस क्यू चार्ज दिया गया है ना। और जब आप किसी गोले को प्लस क्यू चार्ज दोगे तो वो उसके सरफेस पे फैल जाएगा। कहां फैलेगा? सरफेस पर। ठीक है, किसी भी गोले को दिया गया आवेश उसकी सतह पर फैल जाता है। द चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर इज डिस्ट्रीब्यूट ऑन इट्स सरफेस। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करें, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव निकालें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन स्फीयर, गोले पर वैद्युत विभव। क्या होता है पोटेंशियल का फार्मूला? V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। R की जगह इसकी रेडियस A। ठीक है, और अब क्या निकाल लो? गोले की धारिता, कैपेसिटेंस, धारिता। और कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है बच्चों? C इज इक्वल टू Q बाई V। V की वैल्यू रख दो, Q अपॉन V की वैल्यू क्या रखोगे? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई A। Q से Q कैंसिल, तो बोलो आंसर क्या आ गया? 4 एप्सिलॉन नॉट A। ये वैल्यू ऊपर चली गई ना। तो धारिता का सूत्र क्या बना? C इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट A। लर्न कर लो सभी लोग, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो किसी भी गोले की अगर धारिता आपसे कभी पूछी जाए, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर, तो बच्चों स्फीयर की कैपेसिटी का फार्मूला हमेशा क्या बताओगे? 4 एप्सिलॉन नॉट A। इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना पेपर में। ठीक है, विलगित गोली चालक की धारिता, कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है बेटा, तो यहां तक सबको पूरा फार्मूला समझ में आ गया। कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या बना आइसोलेटेड स्फीयर के लिए? C इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, फिर से इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर कोई आइसोलेटेड स्फीयर है, विलगित गोला, आइसोलेटेड स्फीयर यानी विलगित गोला, तो उसकी धारिता का सूत्र क्या आया है? 4 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, यहां से बच्चों हमको एक बात समझ में आ रही है कि जो कैपेसिटी है वो रेडियस पर डिपेंड करती है। ए क्या है? रेडियस यानी त्रिज्या ऑफ स्फीयर, गोले की त्रिज्या। अगर मान लो त्रिज्या R होती तो यही फार्मूला क्या लिखा जाता? 4 एप्सिलॉन नॉट R। ये बात सभी को समझ में आ रही है? तो फिर हम लोग यहां क्या लिखते हैं? C प्रोपोर्शनल R। स्फीयर की रेडियस बच्चों जितनी ज्यादा होगी, कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। अर्थात जितना बड़ा गोला होगा
उसकी धारिता उतनी बड़ी। जैसे मान लो ये छोटा गोला और एक ये बड़ा गोला। ठीक है बच्चों, अगर इस वाले गोले को हम लोग बोले x और इसको y, और इसकी कैपेसिटी हो C1 और इसकी C2, तो आप ये जान सकते हो कि y वाले स्फीयर का साइज और शेप कैसा है, बड़ा है ना। ये गोला बड़ा है और ये वाला गोला छोटा है। इसका मतलब बड़े वाले गोले की धारिता ज्यादा होगी। कैपेसिटेंस ऑफ बिगर स्फीयर या बिग स्फीयर विल बी मोर देन स्मॉल स्फीयर। बड़े गोले की धारिता छोटे गोले की धारिता से अधिक होती है। Cy इज ग्रेटर देन Cx। इसका मतलब क्या मीन हुआ बच्चों इसका, कि जो गोला या विलगित गोला साइज में जितना बड़ा होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। बड़े गोले की वैद्युत धारिता छोटे गोले की वैद्युत धारिता से सदैव अधिक होती है। क्लियर हो गया? यहां तक सभी को पूरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? और कभी भी आपसे न्यूमेरिकल अगर पूछा जाए, आपसे अगर बच्चों को न्यूमेरिकल आ जाए कि दो गोलों की त्रिज्याएं R1 व R2 हैं, तो इनकी वैद्युत धारिताओं का अनुपात क्या है? ठीक है, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ टू स्फीयर्स विल बी। तो क्या करोगे बोलो? पहले गोले का फार्मूला क्या बनेगा धारिता का? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट स्फीयर, और दूसरे गोले के लिए कैपेसिटी क्या बनेगी? C2 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। और जब आप रेशियो बच्चों निकालोगे तो क्या लिखोगे? C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों फार्मूला क्या बनेगा? C1 अपॉन C2 बराबर R1 अपॉन R2। तो इस फार्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? दो चालकों की धारिताओं का अनुपात, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ टू स्फीयर। क्लियर हो गया? न्यूमेरिकल है तो सब लोग करके आओगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद याद रखना कि ये जो फार्मूला हमारे पास आया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इसमें बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। इसलिए कैपेसिटी का फार्मूला क्या बना? C इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू R। तो जब आपको न्यूमेरिकल लगाओगे ना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह वैल्यू क्या रखोगे? 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। क्लियर हो गया? यहां तक सभी को पूरी बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ सभी लोग बच्चों, जल्दी से कमेंट करें। यहां तक बच्चों पूरी बात समझ में आ गई? तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सभी लोग इसका रिवीजन जरूर कर लें। ठीक है, तो आइसोलेटेड स्फीयर आई होप सभी को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। किसी भी आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर? किसी भी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, द वर्क डन इन चार्जिंग टू कंडक्टर is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने पर
हमें जितना भी वर्क करना पड़े, जैसे मान लो एक कंडक्टर है, इसको जब हम कोई चार्ज देंगे तो कंडक्टर की बॉडी पे वो चार्ज आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, इस कंडक्टर के जितने भी भाग हैं, जितने भी पार्ट हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो कंडक्टर क्या करता है, जब चार्ज को रिपेल करेगा तो ये चार्ज नहीं होगा, और हम लोग इसको अगर चार्ज देना चाहते हैं तो लगातार इसको बैटरी से जोड़ दें या बैटरी से कनेक्ट कर दें या सेल से, तो लगातार इसको चार्ज मिलता रहेगा। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने जो भी वर्क किया उसी वर्कडन को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने में जितना वर्कडन होगा, चालक को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाएगा, उसी कार्य को क्या बोला जाएगा, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये बात सभी को समझ में आ गई? इसके फार्मूले क्या क्या होते हैं? पहला फार्मूला होता है हाफ QV, देखो ऊपर लिखा भी हुआ है। दूसरा फार्मूला होता है बच्चों हाफ CV स्क्वायर, और तीसरा फार्मूला क्या होता है, Q²/2C। ठीक है, ये तीनों फार्मूले होते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के। जैसे ये वाले फार्मूले में चार्ज यानी Q आवेश है, चार्ज, V विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस वाले में C धारिता है बच्चों, V विभव है, पोटेंशियल। यहां पे भी Q आवेश है यानी चार्ज, और C क्या है, धारिता यानी कैपेसिटेंस। तो जैसा न्यूमेरिकल हो वैसा हम लोग इस फार्मूले को यूज करेंगे। मेन फार्मूला क्या है, हाफ QV। मेन फार्मूला बच्चों क्या है, हाफ QV। यहां तक सभी को समझ में आ गया? क्या यहां तक सभी को क्लियर हो गया है? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। ठीक है, सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को ज्ञात करना हो, आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहीं निकालनी हो, ठीक, तो आप कैसे निकालोगे? जैसे हम लोगों ने कोई एक कंडक्टर लिया बेटा और इस कंडक्टर को बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, और सपोज दैट इससे स्मॉलर चार्ज dq इस कंडक्टर को मिला, ठीक है, इस कंडक्टर को चार्ज कितना मिला, dq। dq इज द स्मॉलर अमाउंट ऑफ चार्ज, अल्पांश आवेश। ठीक है, इस कंडक्टर को चार्ज कितना मिला बच्चों, dq। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? और इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ वो dw। कंडक्टर को चार्ज देने में जो कार्य हुआ वो dw। तो नेट वर्क डन अगर आप निकालोगे, चालक को आवेश देने में किया गया कुल कार्य, तो आप लिखोगे W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, टोटल चार्ज कितना है 0 से Q, और यहां पर आप क्या लिखोगे, dW। अगर आप किसी भी कंडक्टर को कोई छोटा सा चार्ज पहले दोगे dq, स्मॉलर चार्ज, तो वर्कडन कितना होगा, dw। ठीक है, तो अगर आप कुल कार्य निकालना चाहो, इस कंडक्टर को आवेश देने में किया गया कुल कार्य, टोटल वर्कडन, तो आप फार्मूला क्या लगाओगे, इंटीग्रेशन 0 से Q dw। यहां तक सभी को क्लियर है? बोलो भाई, क्या यहां तक सभी को पूरी बात बेटा समझ में आ गई? और dw इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, dw बराबर क्या होता है, dw इज इक्वल टू होता है, dw इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
आवेश गुणे वैद्युत विभव। आवेश क्या है Q और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है dV। दिस इज द dW। बोलो भाई इतनी बात सभी को समझ में आ गई। Q इंटू dV, Q इंटू dV, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई। हम लोगों ने चार्ज दिया क्या है बेटा, dQ दिया है ना, तो यहां dQ लिखेंगे। एक मिनट थोड़ा करेक्शन कर लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखोगे V और चार्ज को dQ। देखो dQ चार्ज दिया है ना हमने इसको, तो आ जाएगा V dQ। और V इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है Q बाई C। तो बताओ dW इज इक्वल टू क्या आ गया, dW इज इक्वल टू आ गया Q बाई C dQ। बस ये वैल्यू आप इसकी यहां पे पुट कर दो। तो बोलो W बराबर क्या आया, इंटीग्रेशन 0 से Q अपॉन C dQ। यहां से 1 अपॉन C बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से Q dQ। और बच्चों Q का आप इंटीग्रेशन कराओगे तो आएगा Q स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से Q। ठीक है, तो ये फार्मूला आपके पास में आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2C। दिस इज द फार्मूला फॉर वर्क डन। किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने में हमें जो भी वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, जो भी कार्य करना पड़ेगा, वो W बराबर क्या होगा, Q स्क्वायर बाई 2C। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंडक्टर को चार्ज करने में जो वर्कडन है, वर्कडन किसी भी चालक को आवेशित करने में जो कार्य है, वही कहलाता है बच्चों वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स U इज इक्वल टू W और W इज इक्वल टू क्या आया है, Q स्क्वायर बाई 2C। तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी क्या बन गया, Q स्क्वायर अपॉन 2C। अच्छा, उसके बाद आप लोग जानते हो Q इज इक्वल टू CV, तो यहां पर बनेगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। C से C कैंसिल, तो बच्चों दूसरा फार्मूला आपको मिल गया हाफ CV स्क्वायर। क्लियर, बोलो भाई। और C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। इसको जब आप यहां रख दोगे तो U इज इक्वल टू 1/2 C की जगह Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर। तो एक और फार्मूला मिल गया हाफ QV। तीनों फार्मूले सभी को समझ में आ गए। तो मेन फार्मूला बेटा यही है, इसी को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। आप एग्जाम में यहां तक भी कर दोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है। बोले भाई सभी लोग क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसके फार्मूले क्या क्या होते हैं, पहला Q स्क्वायर बाई 2C, दूसरा हाफ CV स्क्वायर, और तीसरा फार्मूला होता है बच्चों हाफ QV। तो आपके पेपर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बेटा टॉपिक है, इसको सब लोग बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लो। फार्मूला एक ही है, उसके अलग अलग तीन रूप हैं, तीन प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। क्लियर हो गया। तो सभी लोग जल्दी से ये बताएं सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अगर आ गई हो तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग इस बात को बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी, और सेशन को लाइक और शेयर बेटा जरूर करते रहो। ठीक है, आप लाइक और शेयर अगर करते रहोगे तो आपको अच्छा कंटेंट ऐसे ही लगातार बेटा मिलता रहेगा। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपको पूरी टॉपिक समझ में आ गया सभी लोगों को। जैसा हो बेटा कमेंट करके जरूर बताया करो। तो बच्चों आज हम लोगों ने कैपेसिटेंस की पहली क्लास का रिवीजन किया है, क्योंकि आपके एग्जाम पास में, इसलिए क्विक रिवीजन आप लोग इस सारे टॉपिक्स का बेटा जरूर कर लें, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज वाली क्लास को बेटा हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे ढंग से बेटा समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।